आपका रेनेशा है इसमें। चलिए हिंदी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने पढ़ाया आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है और उन स्रोतों में क्या कमियां हो सकती है, क्या खूबियां हो सकती है, कमियों के बावजूद उन्हें कैसे स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वहाँ मैंने कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स लिखा है जो आपकी परीक्षाओं में सीधे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में हिंदी साहित्य के, वह है आपका हिंदी साहित्य में लेखन की परंपरा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं तो भी निश्चिंत रहें, बहुत सपोर्ट करेगा मेरे इन क्लासेस को आप करते हैं तो आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आधार का काम करने वाला है ये सारा क्लास, ठीक है। क्योंकि दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा दे लीजिए, फिर जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य के लिए क्या हो सकता है उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर आपने हिंदी साहित्य लिया है तो जो भी वीडियो आपको प्रदान किए जा रहे हैं जैसे सीजीएल के लिए, और वो अगर टैली करता है जेपीएससी हिंदी साहित्य के साथ तो उन्हें ज़रूर आप देखें, उसका लाभ होगा। और जो भी मेरे किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप देखते हैं तो मैं हमेशा से एक सलाह देता हूं कि रेगुलर देखें, ठीक है, क्योंकि एक क्रमबद्ध रूप से मैं पढ़ाता हूं, इधर उधर करते हैं। तो हिंदी साहित्य का विकास तो ऐसे आपका हजारों साल पहले हो चुका था, ठीक है। 1000 ईस्वी से एवरेजली मान लीजिए, अगर रामचंद्र शुक्ल की मानते हैं तो 1050 ईस्वी से आप मान सकते हैं। लेकिन लेखन की परंपरा का विकास नहीं हुआ था। उसका जो विकास हुआ आपका 19वीं सदी में हुआ, ठीक है। प्रारंभिक रूप से अगर देखा जाए कि लेखन परंपरा में किनका योगदान रहा तो निश्चित रूप से भक्तमाल नामक जो पुस्तक के बारे में मैंने बताया था, नाभादास के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा विष्णु वार्ता से रिलेटेड जितने भी बुक हैं, 84 विष्णु वार्ता, 200 विष्णु वार्ता, 252 विष्णु वार्ता गोकुलदास या गोकुलनाथ का है, ठीक है, गोकुलनाथ जी का है। तो विष्णु वार्ता ग्रंथ ये सब शुरुआती था, लेकिन ये सब जो है बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से नहीं लिखा गया था, क्रमानुसार नहीं लिखा गया था, सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक था और कुछ संग्रहण था अलग अलग कवियों का, ठीक है। हालांकि देखिए कोई भी मेहनत जो है बेकार नहीं जाता है। अगर इनके द्वारा भी कुछ मेहनत किया गया था तो निश्चित रूप से उसने भी कहीं ना कहीं आधार का काम किया, भले ही पूरे नींव में एक छोटा सा ईंट का ही काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के विकास में इनका भी योगदान रहा। और द्विवेदी जी ने सभी चीज़ों को महत्व दिया। हालांकि रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं महत्व दिया था विशेष, लेकिन द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक परंपराओं को बहुत महत्व दिया था। द्विवेदी जी मीन्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो लेखन परंपरा के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, जहाँ से आपके जेएसएससी सीजीएल में प्रश्न बन सकते हैं, उन पक्षों पर मैं ध्यान दूंगा। अब देखिए लेखन परंपरा में यहाँ पर देखिए 1 नंबर में जो होगा गारसा दत्तासी, 2 नंबर में जो होगा शिव सिंह सेंगर, 3 नंबर में जो होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन, 4 नंबर में आपका होगा मिश्र बंधु, 5 नंबर में रामचंद्र शुक्ल सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं,
हिंदी साहित्य के। छह नंबर में राज कुमार वर्मा। 7 नंबर में जो होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और गणपति चंद्र शुक्ल 8 नंबर में। ठीक है, इतना आप स्टडी कर लेते हैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में, और जो मैं समझाता हूँ समझ जाते हैं तो सीजीएल क्या जेपीएससी मुख्य परीक्षा में भी बैठिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे साथ हिंदी साहित्य पढ़ते जाइएगा, धीरे धीरे समझिए। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, है ना। किसी भी सब्जेक्ट को आप जब तक समझते नहीं हैं तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। इसलिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में पूरी तरह से आनंद लेना है तो उसको पहले समझने सीखिए, एक क्रमानुसार पढ़िए, तो फिर अपने आप चाहे अवधारणा हो या फैक्ट्स हो आपके नियंत्रण में आ जाएगा। अब चलिए एक एक कर लेखन परंपरा पर स्टडी हम लोग करते हैं। सन डायग्राम को अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। जो 8 साहित्यकारों के नाम मेरे द्वारा बताए गए हैं उस पर कंट्रोल रखिएगा। जो पहला था गारसा द तासी। देखिए, एक विडंबना रही कि भारत में हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन की परंपरा की शुरुआत किसी भारतीय या हिंदी विद्वान के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ये फ्रेंच के द्वारा किया गया था, और वो थे फ्रेंच गारसा द तासी। इन्होंने अपनी पुस्तक निकाली, 2 संस्करणों में निकाली, 2 भागों में निकाली, ठीक है। उस पुस्तक का नाम मैंने कल के क्लास में भी बताया था, इस्तवार। इस नाम को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा फ्रेंच है ना, इसीलिए थोड़ा अजीब नाम है। हिंदुस्तानी मैंने हिंदुस्तानी है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। इस बुक को उन्होंने निकाला 2 संस्करण में। पहला जो संस्करण था 1839 में, दूसरा संस्करण था 1847 में। 2 संस्करणों में निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर जो समस्या था, इसका पहले विशेषता पर बात कर लीजिए, वर्णानुक्रम में था। इस पर पहले भी मैं कई बार बातचीत कर चुका हूं, यानी कि वर्ण के अनुसार था। जैसे क से कबीर, क से केशवदास। केशवदास रीतिकाल के हैं, कबीर जो हैं भक्ति काल के हैं, लेकिन दोनों जो हैं एक साथ शामिल हो गए। तो वैज्ञानिक तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने संग्रह तो कर दिया था। और इसमें जो प्रॉब्लम्स था इनका कि वैज्ञानिकता नहीं थी, ठीक है। काल क्रम के अनुसार इनका नहीं था, वर्ण क्रम के अनुसार था ना, काल क्रम के अनुसार नहीं था कि किस काल में जो जन्म लिए उस काल के अनुसार जो है उन कवियों को रखा जाए, ठीक है। न ही हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया इनके द्वारा, ठीक है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन किया, बाद में मिश्र बंधु ने भी विभाजन किया, ग्रेर्सन ने भी, अपने अपने तरीके से सारे लोगों ने हिंदी साहित्य के अलग अलग काल का विभाजन किया, लेकिन इन्होंने विभाजन नहीं किया। ये इनका प्रॉब्लम था, ठीक है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे विचार से, हिंदी कवियों के साथ साथ, ठीक है, हिंदी कवियों के साथ साथ इन्होंने क्या किया, संस्कृत के कवि को शामिल कर दिया, अपभ्रंश के कवि को शामिल कर दिया। यहाँ तक तो चलिए चल भी जाएगा, वहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अपभ्रंश के शामिल करेंगे कि नहीं। बाद के इतिहासकारों ने भी अपभ्रंश और संस्कृत वालों को कई को शामिल किया है, लेकिन अरबी, फारसी, उर्दू सब को शामिल कर दिया, ठीक है। तो जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गया।
इतना शामिल करने के बाद भी इनका जो टोटल कवियों का संख्या था 1738 कवियों के बारे में इन्होंने विवरण दिया और इन 1738 में मात्र 72 कवि जो थे हिंदी के थे। आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स। 738 कवि में ओनली 72 पोएट्स आर बिलोंग्स टू हिंदी लिटरेचर। ठीक है, अब समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम्स था। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया पहले कि नींव के रूप में इन लोग वर्क कर रहे थे, इन्होंने भी वर्क किया। इसी के महत्व को देखते हुए 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद कर दिया और उसका नाम रखा इंदुई का इतिहास। ठीक है, हिंदी का इतिहास समझ लीजिए, इंदुई का इतिहास। हिंदी का इतिहास भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि वहाँ से लिया गया था फ्रेंच से, इसलिए थोड़ी सी पहचान को बचाए रखने के लिए ऐसा किया। तो ये थे गार्सा द ताशी। ठीक है, यहीं पर एक चीज, चूंकि पहला पुस्तक माना जाता है हिंदी लेखन परंपरा का, लेकिन ये था फ्रेंच भाषा में। हिंदी भाषा में अगर आपका प्रश्न आ जाता है, हिंदी भाषा का पहला लेखन ग्रंथ तो ये होगा लक्ष्मी दत्त महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, ये होगा आपका महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए महेश दत्त शुक्ल के बाद हम लोग बात करते हैं शिव सिंह सेंगर के बारे में बात कर लिया जाए। शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कराया गया। सेम जो वहाँ था प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी था। हिंदी के अलावा अन्य कवियों को भी शामिल किया गया था। इनकी जो कुल कवियों की संख्या थी 838 थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये भी वर्णानुक्रम विधि से था, कालानुक्रम विधि से नहीं था। दोनों प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं। लेकिन चाहे आपका पहले वाला तांसी का हो या फिर शिव सिंह सरोज हो, दोनों को संदर्भ ग्रंथ के रूप में बाद के प्रवर्ती साहित्यकार जो साहित्य से संबंधित इतिहास लिखते थे उन्होंने जरूर किया। ठीक है, सेम प्रॉब्लम्स था तांसी की तरह, पर संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयोग होता है। चलिए तीसरे जो हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने 1888 में एक बुक लिखा। ठीक है, इस बुक को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये पुस्तक में एक जो अगर आप अंतर खोजें कि पहले वाले से क्या इनका अंतर आया, पहला तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी लिखे थे उसका आधार कहाँ से था। सेंगर
और जो आपके ताशी थे, उन्हीं के ग्रंथों से इन्होंने आधार लिया था। पहला, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपका है यहाँ पर, इन्होंने वर्णानुक्रम विधि का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने कालानुक्रम विधि का प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने जन्म तिथि के अनुसार जो है कवियों का विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, ये बहुत जो है आपका बहुत ही एक अच्छा प्रयास था कि इन्होंने वर्णानुक्रम की जगह कालानुक्रम विधि का प्रयोग किया। दूसरा जो इनका बहुत बड़ा योगदान था, इन्होंने हिंदी कवियों का जो लिस्ट था ना, जो उसमें अपभ्रंश, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी सबको उन लोग शामिल कर दिए थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी कवियों को रखा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब बाकी कवियों को बाहर कर दिया, तो परिवर्तित साहित्यकारों को या इतिहासकार भी बोल सकते हैं, उनको ये समस्या नहीं रही या कुछ हद तक इस समस्या को सोल्व करने में वो कामयाब रहे कि किन कवियों को जो है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा में शामिल किया जाए, किन्हें नहीं शामिल किया जाए। क्लियर, ये चीज इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा एक और योगदान इनका जो था, 11 खंडों में अपने पुस्तक को बांटा। ये वास्तव में 11 काल को डिनोट करते थे। हिंदी साहित्य के अलग अलग जो काल थे उसको डिनोट करते थे। क्लियर, इसका अर्थ ये हुआ कि काल विभाजन की परंपरा को इन्होंने शुरुआत कर दिया था, जो कि प्रॉब्लम्स पहले देखा गया था कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन अभी तक नहीं हो पाया था। तो इस समस्या भी आपका सोल्व हो गया। ठीक है, इनका आधार सामग्री के रूप में प्रयोग इनके ग्रंथों का भी किया गया। इनके संदर्भ में एक क्वेश्चन जो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन के इस बुक के संदर्भ में आपका आ सकता है कि इन्होंने भक्ति काल जो आपका आएगा, मैं काल विभाजन में बताऊंगा, भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ठीक है, जब भी प्रश्न आएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके द्वारा कहा गया है, स्वर्ण युग, भक्ति काल। जब भी प्रश्न आएगा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, उत्तर होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। कोई कंफ्यूजन नहीं करना है वहां पर। ठीक है, 11 भाग में किसने बांटा था, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांटा था। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य से बाहरी कवियों को, दूसरे भाषा के कवियों को बाहर कौन किया, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य में पहली बार कवियों के बर्थ डेट के अनुसार यानी कि काल क्रमानुसार किसने इतिहास का लेखन किया, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, और उनका बुक। इतना जो है आपका इंपॉर्टेंट है। अगला चलिए, मिस्र बंधु, चौथा नंबर। ठीक है, मिस्र बंधु के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसको याद कर लीजिएगा, मिस्र बंधु विनोद। ये 4 पार्ट्स में प्रकाशित हुआ था। 3 पार्ट्स जो था 1913 में प्रकाशित हुआ और 1 पार्ट जो था 1914 में, जस्ट अगले ईयर। ठीक है, और जिस ढंग से आप देखें कि शिव सिंह सेंगर और ताशी के बीच समानता अत्यधिक था, उसी ढंग से ग्रियर्सन और मिस्र बंधु के लेखन शैली में अत्यधिक समानता थी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स था दोनों में, एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने 8 खंडों में, 8 काल में हिंदी साहित्य को बांटा। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति को अपनाया, अलग अलग कालों के बीच तुलना किया। ठीक है, इनकी ये भी एक बहुत बड़ी
विशेषता थी। इसके अलावा काल के अनुसार, काल कर्मानुसार इन्होंने लिखा, वर्ण कर्मानुसार नहीं लिखा। इनके द्वारा हिंदी कवियों को ही केवल रखा गया, बाकी कवियों को बाहर ही कर दिया गया। लेकिन फिर भी छोटे बड़े जितने कवि थे, इन्होंने इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लिया कि किनका कितना योगदान है इतिहास में। शुक्ल जी ने सबका तनाव बहुत लिया था, ठीक है, कि जिनका योगदान है हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास में, हम जो है उसी को शामिल करेंगे। लेकिन ये उसको मानने वाले नहीं थे। इनका सिंपल था कि जिनका योगदान हो या ना हो, अगर कुछ भी लिखा है, छोटा छोटा कविता भी 4 ठो लिख दिया है, तो जितना इनको मिला सब को शामिल कर लिया। इसी का परिणाम था कि कुल 5000 कवियों को इन्होंने शामिल किया था, ठीक है। और शुक्ल जी ने मात्र 1000 कवियों को शामिल किया था। आप समझ सकते हैं डिफरेंस। लेकिन शुक्ल जी ने इनके काल विभाजन की आलोचना की और लिखने के तरीके की भी आलोचना की। इसके बावजूद उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, रामचंद्र शुक्ल ने, कि उन्होंने अपने लेखन में, इतिहास जो उन्होंने लिखा था 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास, अपने लेखन में क्या प्रयोग किया था? संदर्भ ग्रंथ के रूप में अनेक स्थानों पर मिश्र बंधु विनोद का प्रयोग किया था, ठीक है। इससे आप इनके महत्व को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका मिश्र बंधु विनोद है एक, और इससे पहले वाला जो आपका है वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रेसन का, इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे? इसमें प्रॉब्लम सही थे। इन्होंने काल कर्मानुसार तो लिखा, लेकिन विश्लेषण का अभाव इसमें था। वैज्ञानिकता पूरी तरह से नहीं था, विधेयवादी स्वरूप तो था ही नहीं, ठीक है। इसके कारण इन्हें भी इतिहास कहने में थोड़ा सा संकोच होता है। हालांकि जो सर जॉर्ज ग्रियर्सन का पुस्तक था, द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसको जो इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं किशोरी लाल गुप्त ने कहा है कि इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ माना जा सकता है, ठीक है। तो ये आलोचना में ये रखिएगा, ठीक है। और इस काल के ग्रंथों को महत्व देने वाले थे किशोरी लाल गुप्त, इतना याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं रामचंद्र शुक्ल। इनके द्वारा जो है 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। ये आपके JSS सिलेबस में भी आपने देखा होगा, इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। जो हिंदी साहित्य का इतिहास आपका लिखा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, वो वास्तव में शुरू में एक पुस्तक नहीं था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा में अनेक ऐसी अवधारणाएं दे दी जिससे आज तक कोई इतिहासकार जो है, साहित्य से संबंधित इतिहासकार, उसको काट नहीं सका है। द्विवेदी जी का कुछ जरूर रहा प्रयास, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रयास होते हैं, लेकिन फिर भी अकाट्य तर्क के साथ शायद ही उनके तर्कों को पूरी तरह से काटा जा सका है आज तक, ठीक है। इससे हिंदी साहित्य जगत जो है इनके समक्ष नतमस्तक रहता है, समझ गए ना। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया था, इस पुस्तक शुरू में नहीं था। एक था क्या, देखिए, हिंदी शब्द सागर,
ये पुस्तक था, ठीक है। एक पुस्तक था हिंदी शब्द सागर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया था और बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक की मान्यता दे दी गई, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है कि क्या शुरू में हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का जो है वो स्वतंत्र पुस्तक था? तो एकदम नहीं था, क्लियर। उस मात्र इस पुस्तक का भूमिका था, ये पहला चीज ध्यान रखिएगा। और जो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के विचार के प्रति विचार था, उसमें आपका जो मैं पहले भी लिखा चुका हूं उसको एकदम कंठस्थ रखिएगा, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी सीजीएल हो, हर जगह वो स्टेटमेंट जो है शुक्ल जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट में फिर से बोल देता हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है मानव के चित्त वृत्ति का इतिहास है, ठीक है। और मानव की चित्त वृत्तियां जो हैं वो देश काल और वातावरण के अनुसार, जो तेन का मत था, देश काल और वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता है। और देश काल और वातावरण चित्त जो आपका देश काल और वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता है, मानव के चित्त वृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा में भी, लेखन के तरीके में भी परिवर्तन आते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने युगीन परिस्थितियों का, देश काल वातावरण में जो वातावरण है, क्षण विशेष जो काल है, युगीन परिस्थितियों को बहुत महत्व दिया। किसी भी ऐतिहासिक घटना, अतीत की घटना को आज के संदर्भ में आप जो है विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। किस ढंग से आपको विश्लेषण करना है? युगीन परिस्थितियों के अनुसार जो है विश्लेषण करना है। ये था आपका चित्तवृत्ति, हमेशा याद रखिएगा, चित्तवृत्ति। साहित्य का इतिहास जो है मानव के चित्तवृत्ति का इतिहास है। चित्तवृत्ति में परिवर्तन जो है देश काल वातावरण के अनुसार होता रहता है। मानव के चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के इतिहास में भी परिवर्तन होता रहता है। बाकी मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, वहाँ देख सकते हैं। ये था शुक्ल जी का विचार। इस पुस्तक में इन्होंने पहले के काल विभाजन के जो भी प्रयास हुए थे, चाहे ग्रियर्सन ने 11 पार्ट में बांटा था या फिर मिश्र बंधु ने 8 पार्ट में बांटा था, दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा मनमाने तरीके से जो है आप काल विभाजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। काल विभाजन आप करें, यानी कि ईयर्स के अनुसार जो विभाजन किया जाता है, किस ढंग से उन लोगों ने काल विभाजन किया था ये अगले चैप्टर में है। या फिर आप नामकरण करें, ठीक है, अलग अलग कालों का नाम दें। उस सारे का, समझ रहे हैं ना, उस सारे का एक आधार होना चाहिए कि क्यों आपने ऐसा नाम दिया, क्यों इतना से इतना वर्ष तक है किसी खास काल को रखा। मनमाने तरीके से आप नहीं कर सकते। और इसी कारण इन्होंने एक बहुत ही सरल सा जो है काल विभाजन प्रदान किया, जो आज तक लगभग कुछ अपवादों के साथ, कुछ विवादों के साथ आज तक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। उस काल विभाजन को मैं अभी लिख दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, शुक्ल जी का काल विभाजन। ऐसे ही आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर लिख देना थोड़ा जरूरी है, एक बार वहाँ रिवीजन हो जाएगा। वीर गाथा काल, दो भक्ति काल, तीन रीति काल, चार आधुनिक काल। इसी का नाम जो है अलग से और भी दिया है इन्होंने। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा है इन्होंने। रीति काल को उत्तर, उत्तर मैंने बाद, मध्यकाल भी, मध्यकाल को 2 पार्ट में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। इसको गद्य काल भी कहा है।
गद्य में मैंने बताया था झारखंड के इतिहास पढ़ाने के दौरान, ठीक है, कहानी, कविता, उपन्यास वगैरह जो भी होता है सब गद्य में शामिल किया जाता है। और कविता नहीं, सॉरी, वहाँ होगा, कविता को जो है पद्य में शामिल किया जाता है। तो इधर जितना भी था कविता का काल था, पद्य का काल था, इसलिए वहाँ पर सारा को आप मान सकते हैं पद्य काल 3, और सबसे नीचे वाला जो है गद्य काल, ठीक है। इसका जो इन्होंने दिया कि कब से कब तक था उसको देखिए। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से 1984, ठीक है। इस ढंग से इन्होंने जो है मेरे द्वारा विभाजन किया गया है वो आधारहीन नहीं है, ठीक है। पहला तो जो भी काल का विभाजन किया गया है, चाहे वीरगाथा काल, तो वीर ग्रंथों की वहाँ पर जो है उपस्थिति थी, जैसे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, ठीक है, विशलदेव रासो। तो इस ढंग से इन्होंने कहा कि जो भी जिस काल की बात मैं करता हूँ वहाँ पर उन ग्रंथों की प्रमुखता रही है, चाहे भक्ति काल हो, रीति काल हो, ठीक है। तो रीति काल में प्रेम ग्रंथों की, महिलाओं से संबंधित ग्रंथों की प्रधानता रही है, ठीक है, कला की प्रधानता रही है, संगीत की प्रधानता रही है, भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता रही है। तो जो भी विभाजन किया गया है उस काल में उपलब्ध ग्रंथों की बहुलता के अनुसार किया गया है, ठीक है। तो ये नामकरण हुआ, काल हुआ, और ऐसा नहीं कि सारे के सारे ग्रंथों को इन्होंने महत्व दिया। इन्होंने चाहे नामकरण हो या काल क्रम हो, दोनों के निर्धारण में इन्होंने सिर्फ महत्व दिया कुछ प्रमुख ग्रंथों को, जिसका साहित्यिक आधार था, लोगों में लोकप्रियता थी, लेखन शैली उन्होंने देखा कि कुछ ठीक ठाक है। ऐसे ही सारे ग्रंथों का प्रयोग नहीं किया, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रयोग उन्होंने किया। यही कारण है कि इनके जो विभाजन है उस पर बहुत कम विवाद है, इस पर तो एकदम विवाद नहीं है। हालांकि इस पर कुछ विवाद है वीरगाथा काल पर, क्योंकि वीरगाथा काल में अलग अलग अन्य विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम इसे दे दिया गया है, और सर्वाधिक स्वीकार्य नाम जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल, ठीक है। यहाँ पर आप राजकुमार वर्मा का देखिएगा तो उन्होंने कहा है चारण काल कहेंगे इसको, ठीक है। द्विवेदी जी का देखिएगा तो उन्होंने कहा आदिकाल इसको कहेंगे, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त का देखिएगा तो उन्होंने कहा कि इसे प्रारंभिक काल कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा विवाद है, बाकी में आपका विवाद नहीं है। इन्होंने सिर्फ विभाजन ही नहीं किया हिंदी साहित्य के कालों का, बल्कि उप विभाजन भी किया। कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए। विशेष रूप से भक्ति काल और रीति काल का। भक्ति काल का इन्होंने किस ढंग से विभाजन किया उसको देखिए। पहले तो इन्होंने बांट दिया निर्गुण भक्ति, फिर बांटा सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति को फिर दो पार्ट में बांटा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, और सगुण भक्ति को फिर दो पार्ट में बांटा, कृष्ण भक्ति सूरदास जैसे हैं, ठीक है, राम भक्ति जैसे तुलसीदास, ठीक है। ज्ञानाश्री का होगा भक्ति संत, जितने भी रामानुज वगैरह आप सुनते हैं, निम्बार्क, चैतन्य, मीराबाई। प्रेमाश्रयी में होंगे सूफी संत,
भक्ति संत का एक तरह से स्वरूप था। मुस्लिमों के आगमन के बाद जो है सूफीवाद का भारत में विकास हुआ। इसका स्टडी जो है हम लोग मध्यकाल में इतिहास में करेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये था भक्ति काल का विभाजन। सगुन का अर्थ होता है मूर्ति पूजा करना, प्रत्यक्ष रूप में भगवान को किसी को मानकर पूजा करना जिसका आकार हो। निर्गुण में निराकार, ठीक है, जिसमें भगवान का कोई आकार नहीं माना जाता है। इसमें ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाता है, न कि प्रत्यक्ष मूर्ति पूजा पर। ठीक है, मुस्लिम धर्म से जो आपका संबंधित जो है आपका सूफी, ये वास्तव में निर्गुण ही थे, क्योंकि मुस्लिम धर्म के करीब ही, मुस्लिम धर्म के भी जितने भी सिद्धांत हैं अधिकांश निर्गुण के समीप हैं। ठीक है, तो आप इस ढंग से निर्गुण को समझ सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं है, हिंदू धर्म में प्रचलन है, तो उसको आप सगुण भक्ति के रूप में रख सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में निर्गुण भक्ति का भी अनेक संप्रदायों में प्रचलन है। अब रीतिकाल को कैसे इन्होंने बांटा उसको देख लीजिए। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, 3 पार्ट में इन्होंने बांट दिया। ये क्या था नहीं था, जब रीतिकाल हम लोग पढ़ेंगे वहाँ अच्छी तरह से समझ जाइएगा। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हर चीज़ एक क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे हर चीज़ क्लियर होता जाएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद करते जाइए, इससे एग्जाम में बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और चूँकि 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है। अगर अच्छा से तैयारी नहीं रहेगा तो वहाँ पर ये जो है बहुत ही बड़ा धक्का दे जाएगा हिंदी साहित्य, जो जिन्होंने भी चयन किया है, कोई भी साहित्य आपने चयन किया है, अगर यहाँ पर अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, यहाँ एकदम 85+ टारगेट रखिए। इतना जो है आप गहराई से आपका अध्ययन होना चाहिए। तो इस ढंग से काल विभाजन में इन्होंने उप विभाजन भी किया। इनका अगर आप विशेषता देखेंगे, ठीक है, मैं पहले भी अभी चर्चा कर चुका हूं कि शुक्ल जी ने केवल उन्हीं कवियों को शामिल किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जिनका कुछ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा था। ऐसे ही सभी कवि को नहीं शामिल कर दिया कि कुछ भी लिख दिए हैं तो कवि हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं। और दूसरा, कवियों की जीवनी से उनको मतलब नहीं था, कब जन्म लिए, कब मरे, कितना शादी हुआ कि नहीं हुआ, बच्चा थे कि नहीं थे, मतलब नहीं। उनका जो साहित्य उन्होंने जो लिखा उसका जो है मूल्यांकन करने से मतलब था। इस चीज को ध्यान रखिएगा शुक्ल के संदर्भ में। क्लियर? उनके व्यक्तिगत जीवन नहीं, साहित्यिक प्रदर्शन पर उनका ध्यान था। उनका साहित्य का ही उन्होंने क्या किया, मूल्यांकन किया। क्लियर? ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक जो आपके शुक्ल जी हैं उनके आलोचना का बात है तो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या कमी थी नहीं थी। लेकिन एक चीज वहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, तुलसी को ये ज़्यादा महत्व देते थे, तुलसीदास को, कबीरदास को कम महत्व देते थे। इनके लेखन शैली शायद इनको पसंद नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्या प्रॉब्लम्स थे, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी का चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग से इस शुक्ल का हुआ। अब हम लोग चलते हैं राजकुमार वर्मा पर। शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। राजकुमार वर्मा इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए, राजकुमार वर्मा की जो भी उन्होंने इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य से संबंधित, तो उसकी आधार सामग्री जो थी पूर्ण रूप से कहाँ पर डिपेंड थी, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास। ठीक है, इसी पर जो है राजकुमार वर्मा की पूरी तरह से साहित्य डिपेंड था। फिर भी
गहराई से जब आप अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास का, तो कई स्थानों पर आपको खुद ही प्रतीत होगा कि इनके मत जो थे कहीं कहीं रामचंद्र शुक्ल से अलग थे। उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, वहां पर क्वेश्चन बन सकता है। आदिकाल, इन्होंने जो शुक्ल का वीर गाथा काल था उसके नाम का विरोध किया। वीर गाथा काल की जगह इन्होंने क्या नाम रखा? चारण काल। क्यों रखा चारण काल? इस पर बाद में चर्चा होगा नामकरण में, यहाँ पर बेहतर नहीं होगा चर्चा करना, लेट होगा। वीर गाथा काल, उसके अलावा अपभ्रंश कवियों को शामिल किया। शुक्ल जी नाथ हों, जैन हों, बौद्ध हों, ठीक है, या फिर अपभ्रंश कवि हों, इस सबको शामिल करने के पक्षधर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने शामिल किया। यही कारण है कि राजकुमार वर्मा जी मानते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहले कवि जो थे वो अपभ्रंश कवि स्वयंभू थे। स्वयंभू, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजकुमार वर्मा जो है पहला कवि, हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, तो अपभ्रंश कवि स्वयंभू होगा, ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। राजकुमार वर्मा के बारे में इतना जो है याद रखिएगा। अब आइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा प्रारंभ में 3 पुस्तक जो है लिखी गई थी। वो तीनों पुस्तक को आप लोग जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी, इनका भी वेटेज जो है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन परंपरा में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में मात्र द्विवेदी जी ही ऐसे हिंदी साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने शुक्ल द्वारा स्थापित कई अवधारणाओं को तर्क सहित जो है आपका गलत साबित करने का प्रयास किया। समझ रहे हैं ना, मात्र यही थे, और ये गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा यह कहा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। शुक्ल के बाद सर्वाधिक महत्व पुस्तक जो इनका था हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तीसरा जो पुस्तक था हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। इसमें जो पहला पुस्तक आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, ये वास्तव में संदर्भ ग्रंथ के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारी सामग्रियां दी गई हैं। इसमें ना ही विश्लेषण विशेष किया गया है, ना ही इसका स्वरूप जो है वैज्ञानिक है, ठीक है। ये जो है आपका हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक है, ये संदर्भ ग्रंथ के रूप में, आधार ग्रंथ के रूप में अन्य इतिहासकारों के द्वारा, प्रवर्ती इतिहासकारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और द्विवेदी जी का जो मत था वो कई मामलों में, कई मुद्दों पर शुक्ल जी के साथ अलग था। असहमति इन्होंने कई मुद्दों पर व्यक्त की, ठीक है। शुक्ल जी से असहमति, असहमति में जो तो पहला था आपका भक्ति काल, नामकरण से शुरू कर लेते हैं।
नामकरण, दूसरा था भक्ति, इसमें कबीर और सूफी पर, तीसरा जो था ऐतिहासिक परंपरा, नामकरण। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो वीर गाथा काल दिया गया है, क्लियर, इस पर डिटेल हम लोग जो है आगे बात करेंगे, अभी हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ। जो वीर गाथा काल दिया गया है उन जिन ग्रंथों के नाम पर दिया गया है, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज राजसो ही चंद्रवरदायी का रख लीजिए, वे ग्रंथ ही खुद अप्रमाणिक हैं, तो आप वीर गाथा काल कैसे दे सकते हैं इस काल का नाम। यानी कि जितने ग्रंथों को शुक्ल जी ने आधार बनाया था, द्विवेदी जी ने तर्क सहित बता दिया कि ये सारे ग्रंथ जो हैं अप्रमाणिक हैं, पुष्ट नहीं हैं। ठीक है, कि जो ग्रंथ हैं, जो भी इसमें लिखा गया है वो सही है। ठीक है, तो इसलिए वीर गाथा काल कहना एकदम उचित नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इन्होंने आदि काल कहा, आदि माने पुराना। और ये आज जो है हिंदी साहित्य जगत में सारे विद्वान इसे स्वीकार करते हैं आदिकाल। बाकी नाम जो है शुक्ल जी का ही स्वीकार किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा था भक्ति। ये इतिहास में भी समान रूप से आपको पढ़ना है कि भक्ति काल का, यानी कि भक्ति का भारत में उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्ल जी का जो विचार था, उनका कहना था कि इस्लाम का प्रभाव था, क्योंकि इसमें निर्गुण तत्व भी जो है भक्ति में दिखते हैं। लेकिन द्विवेदी जी इसे नहीं मानते थे। इनका मानना था कि शुरू से नाथ संप्रदाय हों या भागवत संप्रदाय हों, भारत में निरंतर रहे हैं। भक्ति के तत्व जो हैं शुरू से, प्राचीन काल से भारत की भूमि पर रहे हैं, इसलिए किसी विदेशी प्रभाव का परिणाम के रूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, जो इस्लाम के प्रभाव को उन्होंने कहा था, उसे भी स्वीकृत कर दिया। ठीक है, कहाँ पर इस्लाम का प्रभाव? एक तो भक्ति में भी सूफी पर स्पेशली, ठीक है, कि सूफी पर इस्लाम का प्रभाव था। तो यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं कि सूफी का जो भी आप अध्ययन करेंगे, उनके दर्शन का, सिद्धांत का, तो नाथपंथियों का जो है ज़्यादा प्रभाव दिखता है। ठीक है, इतिहास में मैंने नाथपंथी गोरखनाथ के बारे में बताया था। तो इसके अलावा शुक्ल जी ने कहा था कि जो हिंदू राजा थे वो हार गए थे 10वीं शताब्दी के बाद, 11वीं सदी में, चाहे मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हो, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो, भारतीय राजाओं की, हिंदू राजाओं की जो है पराजय हुई थी, जिसके कारण अत्यधिक यहाँ पर संपत्ति लूटपाट किया गया था, मंदिर तोड़े गए थे। ठीक है, जिसके कारण लोगों का एक तरह से आप समझ लीजिए कि अब भगवान के शरण में जाने के सिवा कोई उपाय नहीं था। राजा उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे, कहाँ पूजा करें, मंदिर टूट चुका था। ठीक है, दूसरे धर्म का जो है इस देश में प्रभाव हो चुका था, तो उनका पूजन स्थल समाप्त हो चुका था, सुरक्षा समाप्त हो चुका था। तो अब एक ही सहारा था, गॉड। ठीक है, और इसके कारण जो है उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना, उसमें भी निर्गुण का मार्ग चुन लिया शुरुआती दौर में। ठीक है, लेकिन इससे जो है आपका द्विवेदी जी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो धर्म को एक आस्था के रूप में देखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही होता, अगर नतमस्तक हो जाते हिंदू संप्रदाय के लोग, आज तक हिंदू धर्म का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता, क्योंकि 1200 से लगभग 1757 ईस्वी तक यहाँ पर तो आपका चाहे नॉर्थ इंडिया देखिए या साउथ इंडिया देखिए, मुस्लिम शासकों का ही प्रभाव रहा। तो इसका अर्थ नहीं था कि सारे हिंदू जो हैं मुस्लिम बन गए। तो इसको भी जो है द्विवेदी जी स्वीकार नहीं करते हैं। सूफीवाद में जो आपका कहना था शुक्ल जी का, कि भी मुस्लिमों के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि सूफियों के गायन में जो छंद योजना आप देखेंगे, छंद कविता में, ग्रामर में आगे पढ़ाया जाएगा आपको,
कथा वस्तु देखेंगे, जो उनके रूढ़ियां देखेंगे, गीतों की रचना शैली देखेंगे, वो सारे जो है भारतीय प्राचीन परंपराओं से मिलते हैं। ठीक है, खैर ये सब विवाद का विषय है, दोनों विद्वान थे, दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। ठीक है, और ऐसे मुद्दों पर बहुत जल्दी जो है परिणाम नहीं निकलते हैं, लेकिन इनके ये पक्ष थे। और दूसरा जो एक और था, एक और जो बचा है ऐतिहासिक परंपरा, प्राचीन इतिहास जैसे नाथपंथी हो गए या फिर अन्य जितने भी इतिहास थे आदिकाल में, या जो भी लेखन सामग्रियां उपलब्ध थी, अधिकांश को शुक्ल जी ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन द्विवेदी जी के द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथों को, नाथपंथ को भी महत्व दिया गया। तो ये सब जो था दोनों के बीच अंतर था। क्लियर? तो इस चीज़ को हमने समझाने का प्रयास किया है कि द्विवेदी जी और शुक्ल जी के विचारों में कहाँ कहाँ असहमति थी, उनके पुस्तकों के बारे में बता दिया। हर जगह से प्रश्न जो है आपके आ सकते हैं। अब आइए गणपति चंद्रगुप्त, 8वां नंबर। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने शुक्ल जी के हिंदी के इतिहास की आलोचना नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि समय के साथ साथ बहुत सारे विवाद जो हैं उनके विचारधारा पर उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इस पर पर्याप्त शोध की जानी चाहिए कि कहाँ कहाँ उनके विचार पर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अगर उन विवादों को सोल्व कर हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में लिखे गए थे, ठीक है, जब इनके द्वारा लिखा गया था उस समय 35-40 वर्ष हुआ था, लेकिन अभी भी लगभग आपका 100 वर्ष हो गया है, 9 वर्षों के बाद, 8 वर्ष के बाद। तो इतने वर्षों में अगर एक बार और शोध कर लिया जाए, अच्छी तरह से उसको अपडेट कर दिया जाए उस पुस्तक को, तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के लिए वह पुस्तक जो है अमूल्य निधि जिस ढंग से अभी तक है भविष्य में भी बना रहेगा। ठीक है, सुधार की हर जगह संभावना होती है। ठीक है, कोई भी जो है अपने आप में उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसी चीज़ को इन्होंने समझाने का प्रयास किया। और दूसरा जो है, इन्होंने जो काल विभाजन किया वो 3 किया, प्रारंभिक, मध्य आधुनिक। ये दोनों को 3 पार्ट में विभाजित किया, इसको भी 3 पार्ट, इसको भी 3 पार्ट। धर्माश्रित, लोकाश्रित, राज्याश्रित। इसको भी 3 पार्ट में, और इस प्रारंभिक को भी और मध्य को भी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस ढंग से इनका ये योगदान रहा। लेकिन जो इनके विचार थे संभवतः इसी को पूर्ण करने के लिए काशी यानी कि वाराणसी के नगर प्रचार सभा, नगर प्रचारणी सभा के द्वारा एक संकलन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास।
ठीक है। ये जो है 16 खंडों में होगा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा जा रहा है, अभी लिखा ही जा रहा है, और चूंकि बृहद इतिहास लिखा जा रहा है, सारे साहित्यकारों के विचारों का इसमें समावेश होने वाला है, ठीक है। और इसमें किसी एक लेखक का योगदान नहीं है, सैकड़ों लेखकों का योगदान है। अलग अलग खंड में जो है अलग अलग लेखक समूह के द्वारा लिखा जा रहा है। तो अलग अलग खंड में लेखन शैली में कुछ तो विविधता आ ही जाएगी, अंतर आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी अंतर कम से कम हो। इसीलिए लेखन का एक सिद्धांत को अपनाया गया है, ठीक है। किसी सिद्धांत के आसपास जो है सारे लेखकों को लेखन शैली करनी है, जिससे अंतर कम से कम हो। ये बहुत ही बड़ा प्रयास होगा हिंदी साहित्य के प्रेमियों के लिए, हिंदी साहित्य के अध्ययन करने वालों के लिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध होगा। इस ढंग से आपका जो क्लास है हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा समाप्त होता है। इसको अच्छी तरह से सुनिए, एक बार में नहीं समझ में आता है, बार बार सुनिए, ठीक है। लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। इस क्लास में जो भी बताए गए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, आपके अवधारणाओं को ये मजबूत करेंगे। जब तक ये सब सेक्शन आप नहीं समझिएगा, आगे जो है आपको समझना, चाहे भक्ति काल हो, रीति काल हो, आदि काल हो, ठीक है, या फिर आधुनिक काल हो, फिर गद्य पद के बाद गद्य सेक्शन आएगा, तो जो भी हो, अगर आप एक क्रम के अनुसार नहीं समझेंगे तो आगे जो है आपको बहुत सारी समस्या आएंगे। केवल आप रट करके कुछ फैक्ट्स बीच बीच से रट गए, एग्जाम आजकल फेस नहीं कर सकते हैं, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। जिस ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले क्लास।